मुनव्वर मिर्जा साहब, आप तज़ियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नया साल मुबारक हो। नया साल आपको भी मुबारक हो। मुनव्वर मिर्जा साहब, 2025 जो पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ा अहम समझा जा रहा है और जो पेशन गोइयाँ 2026 में कही गई हैं उसमें भी बड़ा एक इबाम पाया जाता है। मशरिक़ वस्ता के हालात और फिर अभी रिसेंट जो इंटरनेशनल ख़बरें कह रही हैं कि गज़ा में पाकिस्तानी अफवाज भेजने की बात की जा रही है, इसको कंट्रोवर्सी करार दिया जा रहा है। इसहाक डार साहब इससे इनकारी हैं, लेकिन इनकारी होने के साथ साथ उन्होंने ख़ास तौर पे मुकम्मल तौर पे इनकार नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि अगर हमास के ख़िलाफ़ ये जंग की बात करते हैं तो पाकिस्तानी अफवाज का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लुबे लुबाब उनका यही था, मफहूम यही था कि वो कहना चाह रहे थे कि अगर आलमी अमन के लिए ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तानी अफवाज ज़रूर जाएगी। पूरी पाकिस्तान में इस हवाले से काफ़ी इबाम है, क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब भी ये मामला इस किस्म का पेश आता है मशरिक़ वस्ता में, खास तौर पे कि दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाता है या कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, और ख़ास तौर पे अगर उसके अंदर फौजें इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर पाकिस्तान के लोग भी बड़े तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो तो एक टाइट रोप के ऊपर, तनी हुई रस्सी के ऊपर चलने लगती है, क्योंकि यूएई भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ब्रादर है हमारा। सऊदी अरेबिया हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत हमारा उनके साथ बाकायदा दिफाई माहदा है। और मामला जो है वो यमन का है। यमन भी एक मुस्लिम मुल्क है जहां पर आपको मालूम है कि खाना जंगी जो है वो एक अरसे से चल रही है, और हौसी बागियों का जिक्र जो है वो हर मामले के अंदर आता है, क्योंकि वो एक मिलिशिया भी हैं। तो यकीनी बात है जब ये मामला यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान आ जाए तो फिर पाकिस्तान के लिए ये एक तरह से लाजिम भी हो जाता है, और पाकिस्तान ये अपना फर्ज भी समझता है कि जहां मुस्लिम ममालिक के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो तो अगर वो कोई अपना पुरअमन किरदार अदा कर सके और अपने इन ब्रादर भाइयों को, और खास तौर पे आप जब सोचें कि यूएई अभी वो गए हैं, यूएई के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान होके गए हैं और बड़ा अच्छा पाकिस्तान के साथ जो उनके माहदे और वो हुए बहुत अच्छे हुए। इसी तरह सऊदी अरेबिया के साथ जैसे मैंने बताया कि सर, मैं स्पेशली गाजा के हवाले से बात करूंगी। 2025 में हमने देखा कि ट्रम्प ने इस पे बात की और जंगबंदी तक मामला पहुंचा, उसके बाद लेकिन हुआ नहीं, अमन तो कायम नहीं हो सका। लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अभी भी चूँकि पाकिस्तान के ताल्लुकात अब अमेरिका से बहुत बेहतर हो गए हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर अमेरिका ये कहता है कि जी गाज़ा जाना है और वहाँ पे करना है, तो क्या इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि मना कर सके कि ठीक है जनाब, हम इस पे अपना स्टैंड रखते हैं और स्टांस रखते हैं, हम ये नहीं कर सकते? मैं जरा सा आपकी बात से इख्तिलाफ करूंगा। गजा के अंदर यकीनन अमन कायम हो चुका है। ये गजा के अंदर वो वाली सूरत हाल तो कतई नहीं है जो कि आज से 4 या 5 महीने पहले थी, कि रोजाना बमबारी होती थी, रोजाना। जंगबंदी के बाद भी 425 लोगों को अभी भी शहीद कर दिया गया है, और अभी हाल ये है कि चूंकि एड नहीं पहुंचाई जा रही तो शदीद सर्दी और बारिश से वहां पे बच्चे अभी भी मर रहे हैं। देखिए, ये खबरें मैं भी देखता हूँ, लेकिन अब अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा, वही जिसने ये कहा था कि सेहत का आलम है और सूरत हाल बहुत खराब है, उसका कहना यह है कि सूरत हाल ऐसी नहीं है, अब कहत की सूरत हाल खत्म हो चुकी है, सीज़फायर कायम हो चुका है। पाकिस्तान उसके में पाकिस्तान का एक रोल रहा है। 11-12 मुस्लिम ममालिक ने बैठकर वहां पर यह गजा का मुआहदा किया है, जिसे 20 पॉइंट पीस प्लान कहा जाता है ट्रंप का। तो कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि गजा की सूरत हाल आज वही है जो 4 महीने पहले थी। तो गजा के अंदर सूरत हाल बहुत बेहतर है। आप देखें, बारिश आती है या सैलाब आते हैं, ये तो कुदरती हुआ है। पाकिस्तान में भी आता है, तो श्रीलंका में भी आता है, और दूसरी जगहों पे भी आता है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है गजा की उस सूरत हाल से जो कि आज से 4 महीने पहले थी। तो बेहतर है। और पहला वाला जो हिस्सा था गजा के पीस प्लान का, वो मुस्लिम ममालिक की कोशिशों से भी, और ट्रंप साहब का खास तौर पे हमें ये जिक्र करना चाहिए इस सिलसिले में। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अगर कोई वो है कि तरद्दुद से काम नहीं लेना चाहिए।
इस मामले के अंदर अमेरिका के सदर ट्रंप ने बहुत जबरदस्त मेहनत की है और बहुत कोशिशें की है और उसके बाद एक सीज़फायर कायम किया है और पाकिस्तान उसमें रोल प्ले कर रहा है। अब आप जो बात कह रही हैं वो दूसरा मरहला है जिसके अंदर स्टेबलाइजेशन वहां पर कायम करनी है, इंटरनेशनल फोर्स है वहां पर कायम है और उसके बाद जो डिसआर्ममेंट है उसकी इनकी क्या कहते हैं हमास की। अब देखिए इसमें 3-4 बातें और वो खुल के होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि खामखा के लिए हम जज्बात के अंदर आए। हमास ने अप्रैल के अंदर दोहा के अंदर ये वादा किया था कि अगर वहां पे वो सीज़फायर हो जाता है और किसी सूरत की वो लड़ाई बंद हो जाती है तो वो वहां से निकल जाएगा और वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फलस्तीनी टेक्नोक्रेटिक हुकूमत को सौंप देगा। तो एक बात। दूसरी बात यह पाकिस्तान तो नहीं इस अमल के अंदर शरीक हो रहा। पाकिस्तान ने तो बार बार कहा है कि हम जो है वो डिसआर्म करने में कोई हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने यह जरूर कहा है कि हम अपनी फौज जो है वहां भेजेंगे। अच्छा, इंडोनेशिया ने कहा है और दूसरे बहुत सारे ममालिक हैं जो ये कह रहे हैं। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जी अमन कायम हो, फिर हम ये कहते हैं कि जी मुस्लिम ममालिक जो कुछ करें वो। अब इंडोनेशिया सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क है मुसलमान, मलेशिया बहुत बड़ा काबिल एहतराम मुल्क है और दूसरे ममालिक है। तो जब वो कहते हैं तो हम पाकिस्तान में कुछ लोगों को ये आवाजें शुरू हो जाती हैं कि नहीं जी आप यहाँ से हट जाए। तो अब ऐसे तो नहीं हो सकता। आपने उस 12 ममालिक के अंदर शामिल थे जो कि वहां पर बैठे मिस्र के अंदर और ट्रंप के साथ आपने बातचीत की, आपने वादा किया, इंडोनेशिया ने वादा किया, तुर्की वहां पर बैठा हुआ था, सऊदी अरेबिया वहां पे बैठा हुआ था, यूएई वहां पे बैठा हुआ था। तो तमाम अहम ममालिक तो वहां पे बैठे हुए थे। जब उन सब ने वादा किया, आप अकेले थोड़ी है क्या, कोई आपने कोई अकेली लाइन ड्रॉ कर ली है। तो इसे इन चीजों को जज्बात से नहीं देखना चाहिए। आखिरकार वो जो गजा के लोग हैं उन्हें अमन की जरूरत है या नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जो सलामती गाजा कौंसिल में अमन की जरूरत है। ने जो करारदाद पास हुई उसके वो उसमें 15 मुल्क की है ये, उसमें 13 ममालिक ने इसके हक में वोट दिया जिसमें पाकिस्तान शामिल था, तुर्की शामिल था, मुस्लिम ममालिक शामिल थे और रूस ने और चाइना ने एब्सटेन किया। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम इस चीज को नहीं मानते, उन्होंने भी ओके किया। ठीक है मुनव्वर मिर्जा साहब, आपने बड़ी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है और मैं समझती हूँ कि बाकी बात को लॉजिकली लेना चाहिए, सिर्फ जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। एक और तरफ आते हैं, हम कुछ पेशेंगोइयों की भी बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। सदर जरदारी साहब के हवाले से बात की जा रही थी 2025 में कि जनाब आगे कुछ खतरा नज़र आता है सदारती सीट के हवाले से। इस हवाले से भी आपकी राय जानना चाहेंगे और साथ साथ ये भी कि क्या आगे आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो कोई ऐसी गैर मामूली तब्दीली पाकिस्तान की 2026 में होती हुई नजर नहीं आ रही और जरदारी साहब ने कोई ऐसा काम भी नहीं किया है जिससे कि कोई लोग नाराज हों या ये कि कोalition के अंदर दरार पैदा हो। जरदारी साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोalition को मजबूत रखने में बड़ा ही अहम और बुनियादी किरदार अदा किया। और आप एक बात याद रखिए, ये जो नून लीग और इसमें जो पीपल्स पार्टी में जो मफाहमत हुई है और ये इस किस्म की कोalition गवर्नमेंट बनी है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो जब बेनजीर भुट्टो जिंदा थी, उन्होंने नवाज शरीफ के साथ जाके एक मफाहमत की याददाश्त के बाद बाकायदा एग्रीमेंट किया था और ये वादा किया था कि अब नून लीग और उसके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं होगा और हम कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा ना हो। तो मैं 2026 में कोई ऐसी बड़ी वजह तो नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा काम भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा कि जिसकी वजह से कोई ऐसा इतना बड़ा चेंज जो है वो आए जो कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। जी अच्छा सर, एक और तरफ हम देख रहे हैं कि इस वक्त बानी पीटीआई के हवाले से बात हो रही है। ये तो एक मंतकी बात है कि एक सियासी जमात का रहनुमा जेल की सलाखों के पीछे है। आप कब तक देख रहे हैं कि इसका कोई एंड नज़र आता है आपको, या आप समझते हैं कि अगर हम प्रेडिक्शन करें, हम चीज़ों को देखें, मायना जायज़ा करें लें, तो आपको लगता है कि बानी पीटीआई के बाहर आने की उम्मीद है और ये मामला किसी तरह रफा दफा हो जाएगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बानी जो है वो किस लिए जेल में गए हैं। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है
और वो जो है अदालत के अंदर साबित हुआ है और उसके ऊपर अदालत ने उन्हें सजा दी है, तो वो अदालत के कहने पे जेल में गए। हुकूमत ने किसी सियासी वजह से उन्हें पकड़ कर और जेल के अंदर बंद तो नहीं किया हुआ और ये कहा हुआ कि बाद में मुकदमा चलेगा और बाद में उस वक्त वो जेल में रहेंगे। जो वो सजा काट रहे हैं वो सजा है जो अदालत ने उन्हें दी है, उसकी वजह से वो जेल में है। पहली बात, एक बात याद रखिए। दूसरी बात क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए ऑपोजिशन के दरमियान भी और गवर्नमेंट के दरमियान भी। और इसके ऊपर आपने देखा होगा आजकल बातचीत चल रही है और अक्सर बातचीत होती रहती है। और जब सियासी जमातें होती है किसी मुल्क के अंदर भी आप देख लें कि ये तो अमल जो है ये इसी तरह जारी रहता है। उनके जेल में जाने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है मुज़ाकरात से। मुज़ाकरात का ताल्लुक तो इस बात से है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो एक उसमें आ जाए, ऑपोजिशन करती रहे। अगर ऑपोजिशन ही खत्म हो जाएगी तो जमहूरियत यानी चाहे हाइब्रिड फॉर्म की जमहूरियत क्यों ना हो वो भी खत्म हो जाएगी, तो कुछ कोई बाकी नहीं रहेगा। तो बातचीत होना खुद ये दिखाता है कि पाकिस्तान इस बात में कामयाब रहा है कि वो जमहूरियत किसी ना किसी शक्ल के अंदर सिविलियन गवर्नमेंट के थ्रू चलाता रहे। जी सिर्फ एक और सवाल इस वक्त एमक्यूएम के हवाले से करेंगे। जो एमक्यूएम पाकिस्तान अपने आप को कहती है और अभी हुकूमत का भी हिस्सा है, उसमें काफ़ी अंदरूनी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हैं तो वो अलग अलग सतह पे हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबल रह सकेगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एमक्यूएम के लिहाज से अगर देखा जाए और ये देखा जाए कि कराची के जो गैर मामूली मसाइल हैं, कराची के नहीं हैदराबाद के भी आप देख लें, लेकिन खास तौर पे कराची के जो गैर मामूली मसाइल हैं उसके अंदर एमक्यूएम का रोल कोई 2025 में बिल्कुल यानी मौसर रोल नहीं रहा। लोग कतई मुतमईन नहीं है उनके रोल से, क्योंकि कोई वो ना तो उन्होंने कोई किसी किस्म का दबाव मेंटेन किया जितनी उनके पास सीटें हैं, और वो ये भी दावा करते हैं कि वो कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने वो रिप्रेजेंटेशन का हक भी अदा किया। चाहे भले से वो ऑपोजिशन में हो सिंध के अंदर, लेकिन ऑपोजिशन में होना, इतनी बड़ी तादाद के अंदर उनके पास सीटें होना, वो फेडरल गवर्नमेंट के भी वो उनके हलीफ हैं, उनके इत्तेहादी हैं, तो वो उनके पास सारे मसाइल और मौके मौजूद थे कि वो कराची के लोगों के जिसके ऊपर वो हमेशा वोट लेते हैं, वो उनका फर्ज था कि वो ये करते। और ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं इनकी बड़ी बुनियादी वजह और जाती एक तो हो सकती है, सियासी इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उनकी कोई बड़ी डिलीवरी नजर नहीं आती। ना तो उन्होंने कोई प्रेशर के जरिए कोई अच्छा काम करवा सके, वो ना वो कोई इत्यादी होने की वजह से कोई अच्छा काम कर सके। और फिर उनसे एक और मैं कहूंगा कि देखिए, हमेशा इलेक्शन से बाहर रहना एक गलती होती है। वो बुनियादी वो जो था काउंसिल के इलेक्शन से, उससे वो बाहर रहे, उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि कराची के लोग जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हर अमल के अंदर हिस्सा लेंगे, वो उन्होंने उस अमल के अंदर हिस्सा नहीं लिया, जिसका नतीजा ये है कि आज वो मुख्तलिफ इख्तिलाफात की शक्ल में आ रहा है। और वो इख्तिलाफात जो है वो सिर्फ उनके लिए तकलीफ नहीं है या उनके लिए बुरे नहीं है या उनकी कमजोरी को जाहिर नहीं करते, बल्कि वो एक तरह से कराची की उस नुमाइंदगी को कमजोरी की शक्ल देते हैं। और कराची वाले जो हैं वो देखें आप कितने बेबस हैं, उनके ये समझ नहीं आता आखिर कि हम किसके पास जाएं। ये कहते हैं जी हम आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप फिर कुछ डिलीवर करके दिखाए ना। वेरी वेल सेड। मुनव्वर मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। बात